नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे फरीदाबाद में 7 फरवरी से 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की शुरुआत होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मौजूद रहेंगे। बताते चले कि 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारी को लेकर पर्यटन विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला रामचंद्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कला रामचंद्र ने बताया कि इस बार सूरजकुंड मेले में मध्य प्रदेश और ओडिशा थीम स्टेट के तौर पर दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो वही 6 बताते चले कि बेमेटिक्स देश की भागीदारी भी इस पूरे सूरजकुंड मेले में रहेगी। वही दर्शकों को खूब पसंद भी आएगी। और वही इस बार सूरजकुंड मेले में 3 पवेलियन बनाए गए हैं, जिसमें कि गोवा ओडिया के पवेलियन भी शामिल हैं। ये हमारा 38वां सूरजकुंड मेला है। ये प्रारंभ हो रहा है 7 फरवरी से और 23 फरवरी तक चलेगा। इसमें जो इनॉग्रेशन के लिए हमारे मुख्य अतिथि हैं वो यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। अपने मुख्यमंत्री साहब भी आएंगे और अरविंद शर्मा जी जो हमारे हरियाणा के टूरिज्म मिनिस्टर हैं वो भी आएंगे। 10 बजे है ऑन 7 फरवरी। इसके अलावा हमने आमंत्रित किया है जो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमने हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर जी को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कल से जगह 7 तारीख से 23 तारीख तक जो है फरवरी यहाँ पे सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चलेगा। इसको लेके हमने सिक्योरिटी के सभी पुख्ता बंदोबस्त पूरी तरह से जो है किए हैं। आज जैसा आप देखेंगे इसकी रिहर्सल भी है और अभी आगे भी जो है शाम तक इसकी एक रिहर्सल जो है की जाएगी। इसको लेके हमने यहाँ पे पूरे मेला परिसर में जो 600 सीसीटीवी कैमराज है जिनको इंस्टॉल किया है, जो चप्पे पे 600 सीसीटीवी मतलब जो है जो लगभग हर किसी की व्यक्ति की जो एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। और एक जो इसका कंट्रोल रूम भी बना है जिससे हर किसी व्यक्ति के जो है गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। खबर चरखी दादरी से है, जहां गांव पैंताबास कला में महिला को हत्या का मामला सामने आया है। जहां आपको बताते चले कि बेटी ने कुल्हाड़ी से वार कर मां की दर्दनाक हत्या कर दी है। तो वहीं मां बेटी कुल्हाड़ी को लेकर खेतों में लकड़ी काटने गई थी। इस दौरान बेटी ने मां की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर बेटी गांव से फरार हो गई। खेतों में महिला का शव पड़ा हुआ देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतका के पास पड़ी हुई खून से सनी कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली और साथ ही एफएसएल टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और इसी के साथ साथ एएसपी दिव्यांशित सिंगला भी मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बेटी ने ही अपने मां को मौत के घाट उतार दिया है। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर बताया जा रहा है कि मां बेटी दोनों ही कुल्हाड़ी लेकर खेत में गई हुई थी, जहां पर बेटी ने उसी कुल्हाड़ी से मां की जो है मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। हालांकि पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच महिला के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर एक बेटी ने अपनी मां को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गई। जैसे ही ये बात क्षेत्र में फैली वैसे ही सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बरामद कर लिया गया है और इसी के साथ साथ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। किस वजह से बेटी ने अपनी मां की हत्या के फिलहाल कारण अब स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। तो वही बेटी की तलाश भी लगातार पुलिस करती हुई नजर आ रही है। सनसनीखेज ये मामला आपको दिखा रहे हैं चरखी दादरी से, जहां पर महिला का शव खेत पे पड़ा मिला और जैसे ही ग्रामीणों ने देखा एक महिला का शव पड़ा है, पुलिस को सूचित की गई। पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले पूरा मामला चरखी दादरी का बता रहे हैं, जहां पर एक बेटी ने ही अपनी मां को
मौत के घाट उतार दिया। और वहीं इंद्री कुरुक्षेत्र रोड पर गांव कादराबाद में पास एक भयानक हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों ही बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए करनाल भेज दिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की इंद्री में हेयर सैलून की दुकान है। वहां किसी काम से भादसू से इंद्री की तरफ आ रहा था और रमन भी अपनी दुकान पर काम निपटा करके जो है बढ़नपुर जा रहा था। इस बीच दोनों आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई है और भिड़ंत इतनी भयंकर थी जहां दोनों की ही मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस वजह से जो है ये भिड़ंत हुई, क्या स्पीड तेज थी या फिर मौसम क्या था, फिलहाल इसका स्पष्ट रूप से कारण पता नहीं चल पाया है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये टक्कर हुई होगी। फिलहाल दो बाइकों के आमने सामने की भिड़ंत में ये पूरी घटना घटी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है, जहां दो बाइकों के आमने सामने भिड़ंत से दोनों ही बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बेहद भीषण था और बड़ा सड़क हादसा हुआ था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंद्री से, जहां दो बाइक सवार आमने सामने की भिड़ंत में दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो ये टक्कर हुई वो किस वजह से हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या स्पीड तेज थी या फिर क्या कुछ वजह रही होगी। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मामले में जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पता तो ये लगे जी, दुकान बंद करके जा रहा था जी, कोई जाकर जो तैयार तूर करने जा रहा होगा पर था जी, बस होगा नहीं था यो यस हो ये कि पंडित जी जा रहे थे इधर से जी दुकान पर तो छुट्टी करके जी, इनके आपस में मोटरसाइकिल को बीड़ी जी, इसकी में आग लग गई जी, इसकी मोटरसाइकिल दूर पड़ी जी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लिए चलते हैं आपको राज्यसभा, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। बन गई थी उनकी राजनीति को करने की, और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका यह होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा, और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। भारत के पास जो समय है उस समय का भी बर्बादी से बचा करके पल पल का उपयोग
देश की प्रगति के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए उसी पर वो खर्च हो। और इसलिए हमने एक अप्रोच अपनाया, सैचुरेशन का अप्रोच। पैर उतने ही लंबे करने जितनी चद्दर हो, लेकिन जो योजना बने, जिनके लिए वो योजना बने, उनको वो 100% उसका बेनिफिट होना चाहिए। किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को लटका करके रखा और उसको हमेशा प्रताड़ित करते रखना और उसको निराशा की गर्त में धकेल देना, उन सिचुएशन से हमने बाहर आकर के सैचुरेशन अप्रोच की ओर हमारे काम को आगे बढ़ाया है। बीते दशक में हमने हर स्तर पर सबका साथ, सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है और वो आज देश में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, फल के रूप में हम अनुभव करने लगे हैं। हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हमारी ही सरकार ने SC, ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया। आदरणीय सभापति जी, आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीज और सभी दलों के ओबीसी एमपीज सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के 3 दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और हमने सिर्फ उनकी मांग पूरी की इतना नहीं, हमारे लिए उनका मान सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासियों को हम जनता जनार्दन के रूप में पूजने वाले लोग हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में जब जब आरक्षण का विषय आया तो उसको एक तंदुरुस्त तरीके से समस्या के समाधान के लिए सत्य को स्वीकार करते हुए करने का प्रयास नहीं हुआ। हर चीज में देश में विभाजन कैसे हो, तनाव कैसे पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी कैसे पैदा हो, वही तरीके अपनाए गए। देश आजाद होने के बाद जब जब ये प्रयास हुए हैं, इसी तरीके से हुए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया
और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो एससी समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, एसटी समुदाय ने भी स्वागत किया, ओबीसी समुदाय ने भी स्वागत किया। किसी को भी पेट में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, लेकिन करने का तरीका था सबका साथ सबका विकास, और तब जाकर के बहुत ही स्वस्थ शांत तरीके से पूरे राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में दिव्यांगों की कभी सुनवाई जितनी मात्रा में होनी चाहिए नहीं हुई। जब सबका साथ सबका विकास का मंत्र होता है ना, तब मेरे दिव्यांग जन भी वो सबके कैटेगरी में होते हैं, और तब जाकर के हमने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का विस्तार किया, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मिशन मोड में काम किया, दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं को लागू भी किया। ये इसके कारण इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर के हमने उसको कानूनी रूप से उसको पुख्त करने के लिए प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हम कैसे जीते हैं, ये हमने समाज के उस उपेक्षित वर्ग की तरफ भी हमने बड़ी संवेदना के साथ देखा। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में नारी शक्ति के योगदान को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उनको अगर अवसर मिले और वो नीति निर्धारण का हिस्सा बने तो देश की प्रगति में और गति आ सकती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ही, और इस सदन का पहला निर्णय हुआ, हम देशवासी गर्व कर सकते हैं, सदन इस बात के लिए याद रखा जाएगा, ये नया सदन सिर्फ उसके रूप रंग के लिए नहीं, ये नया सदन का पहला निर्णय था नारी शक्ति बंधन। अब वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर कसौली मामले में हनी ट्रैप का एंगल सामने आया है। शिकायतकर्ता लड़की और अमित बिंदल के खिलाफ इसके लेकर इस मामला दर्ज हुआ है और 3 अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं रॉकी मित्तल को शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ शिकायत दी गई थी और वही हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे की डिमांड की गई है। आगे बढ़ेंगे, जहां खबर अब सिरसा से आई है, जहां नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव के लिए 11 से 17 फरवरी तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया होगा और इस अवधि के दौरान अवकाश को छोड़कर कार्य दिवस में उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद एवं उपमंडल अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया है कि नगर परिषद के प्रधान पद के लिए लघु सचिवालय में नामांकन पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि नामांकन पत्रों को स्क्रूटनी 18 फरवरी को सुबह 11:30 बजे की जाएगी और इसी प्रकार 19 फरवरी को सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, वहीं 12 मार्च को सुबह 8 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी। और वही दिल्ली से सेठ साइबर सिटी गुरुग्राम के लोगों को
विंटेज कारें आकर्षित करने पहुंच रही हैं। इस दौरान करीब 100 साल पुरानी विंटेज कार भी इसमें नजर आने वाली है। आपको बता दें कि आगामी 21 से 23 फरवरी को गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों की रैली को आयोजन किया जाने वाला है और इससे देश भर के राजशाही परिवारों का भी न्योता दिया गया है। ये रैली दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बेवियस गोल्फ कोर्स रोड पर तक 21 से 23 फरवरी को होने वाली है और इस 3 दिन चलने वाली कार रैली में सैकड़ों पुराने कारें नजर आएंगे और इस विंटेज कार रैली में पूरे भारत की विंटेज कार को, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लोगों को आकर्षित करने वाली है। "21 गन सैल्यूट कॉन्कॉर्स द एलिगेंस 2025" ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहां से सारी गाड़ियां चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहां पहुंचेंगी और वहां पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे और वहां से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा और 125 गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा। और खबर सिरसा से है, जहां पर फल उत्कृष्टता केंद्र मांगे आना में आयोजित 2 दिवसीय फल एक्सपो 2025 के दूसरे दिन बीते बुधवार को किसानों को नींबू, वर्की, अनार, अमरूद, खजूर, जैतून, आड़ू, नाशपाती और इसी के साथ साथ आधुनिक उत्पादन की तमाम सिंचाई प्रणाली की तकनीक, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की तकनीक और कृषक समुदाय की आय में वृद्धि करने आदि के बारे में जागरूक किया गया। और मेले के दूसरे दिन 954 किसान ने पंजीकरण करवाते हुए प्रदर्शन की और इस बीच आपको बताते चले कि स्टॉल का अवलोकन करते हुए बागवानी से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली गई। और हिसार में निर्माण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान उतरे। ये लड़ाकू विमान सिरसा एयरपोर्ट में आए हुए थे और जहां हिसार में 2 लड़ाकू विमान उतरे और आसमान में चक्कर भी लगा के, जिसकी वजह से आसमान में इन विमानों की तेज आवाज भी गूंजती रही। भारतीय वायुसेना यहां पर 4 दिन में प्रशिक्षण प्राप्त आई हुई है और लेकिन पहले दिन तैयारी में बीतने की वजह से 3 दिन ही प्रशिक्षण हो पाएगा। प्रशिक्षण का आज दूसरा दिन है, जिसके तहत लड़ाकू विमान ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरी और लैंडिंग भी की। आगामी 2 दिनों के लिए भी वायुसेना के विमान यहां पर ट्रेनिंग करेंगे। भारतीय वायुसेना के 55 लोगों का दल हिसार के एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और इसमें सिरसा के करीब 18 वायुसेना के पायलटों का दल है। इस दल में अधिकतर पायलट सिरसा वायुसेना स्टेशन से हैं और इसके अलावा वायुसेना के अधिकारी भी शामिल हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।